हेलो देव, वेलकम बैक। दिस इज एसएफएम सेकंड क्लास और पोर्टफोलियो की भी आज ये सेकंड क्लास है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पिछली क्लास में काफी ज्यादा मेहनत ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हम। मैंने इनफैक्ट आपको क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, ये तीन क्वेश्चंस हमने क्लास में प्रैक्टिस किए थे, जिसमें प्राइमरीली हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स सीख रहे थे। किस तरह मीन कैलकुलेट करते हैं, किस तरह वेरिएंस, किस तरह कोवेरिएंस, कोरिलेशन और बहुत सारी चीजें। इन सारी चीजों पे हमने ग्रिप करना शुरू किया था पिछली क्लास में। आज और ज्यादा प्रैक्टिस करके, इसको बेहतर करके, फिनिश करके कैटेगरी से आगे बढ़ेंगे। विल मूव अहेड। बट जस्ट इन केस आप ये सोच रहे हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स का पाला आज तक ही है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द केस। स्टैटिस्टिक्स इज द बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इट विल कंटिन्यू इवन टिल द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। सो इसी तरह डेटा ड्रिवन पूरा चैप्टर है एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चंस एक एक करके। बट हाँ, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा आपके सामने आते रहेंगे, एक एक करके कैटेगरी आपके सामने आती रहेगी। आपके पास में ऑलरेडी मैट है, आप देखिए उसमें 10 कैटेगरीज हैं पोर्टफोलियो में। हम अभी पहली कैटेगरी को आज फिनिश करेंगे एंड हर कैटेगरी के बाद में आई विल मेक यू राइट सर्टेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और मे बी सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और हर कैटेगरी को शुरू करने से पहले वो ट्राई रहेगा मेरा कि मैं उसको बढ़िया से डिफाइन करूं। ये सेम काम हमने कैटेगरी नंबर 1 के लिए ऑलरेडी किया है। मैंने आपको मीन, एसडी, वेरिएंस, कोरिलेशन, कोवेरिएंस और बीटा, ये 6 आइटम सिखाए थे लास्ट क्लास में और इससे ही संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। दैट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने सॉल्यूशन है उसका। पहले एक बार सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या यूनिक था, क्या नहीं था एंड क्या पूछा गया था, एंड देन आई विल डिस्कस दिस आंसर विथ यू। ऑब्वियसली ये आंसर पहले से मैंने करके रखा हुआ है, सो दिस हैज कम एज अ स्कैन्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आपको अगर होमवर्क किया हुआ है तो मैच करेंगे, होमवर्क नहीं किया हुआ है तो इसको अभी आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर कर रहे हो तो पॉज करके कंप्लीट करोगे, नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा आपके केस में। क्लियर ना? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये रहा सामने। ओके, ये रहा सवाल। अब इस सवाल में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको मीन रिटर्न्स पूछा गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है फॉर दीज इंडिविजुअल स्टॉक्स। यू हैव टू स्टॉक्स हियर, एक है एक्स और एक है वाई। इनके आपको 2017 से लेकर के 2021 तक टोटल 5 साल की इंफॉर्मेशन दी गई है। सो यू हैव गॉट 5 इयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो एक्स आई और वाई आई का आपके पास में डेटा है। अब इस डेटा से आप एक्स मीन, वाई मीन और उसके बाद में एस डी वेरियंस जो भी कैलकुलेट करना सब कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट हियर इज अ बिग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में चर्चा भी की थी। होमवर्क देते वक्त भी आपको एक बार बता दिया था कि n-1 यूज करना है। तो वो समस्या क्या है समझ लीजिए। ये एक इलस्ट्रेशन है आपकी सीएमए फाइनल की मैट का, करेक्ट। और वहां पे इंस्टीट्यूट ने सैंपल इस डेटा को माना है, यानी दिस डेटा हैज बीन थॉट एज अ सैंपल। वेल, सच्चाई बताऊं तो ये सैंपल ही है, क्योंकि किसी भी स्टॉक का जो डेटा होता है वो सिर्फ 5 साल का नहीं होता। सो अगर आपको यहाँ पे 5 साल का डेटा दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए पॉपुलेशन नहीं है, यानी एंटायर डेटा नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ दैट डेटा। तो है तो ये सैंपल डेटा। बट इस हिसाब से तो सारे ही क्वेश्चन ही सैंपल डेटा होते हैं, क्योंकि किसी में भी पूरी लाइफ हिस्ट्री तो देते नहीं है स्टॉक्स की। तो ऐसे में ये सैंपल है कि पॉपुलेशन है, ये अभी भी एक असमंजस है, यानी कंफ्यूजन है। और इंस्टीट्यूट ने इसको बिना बोले, बिना कोई हिंट दिए सैंपल की तरह सॉल्व कर दिया। अब आप बोलेंगे भैया सैंपल हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? सैंपल हो गया तो फर्क ये पड़ गया कि इंस्टीट्यूट n-1 से डिवाइड करेगा rather than dividing by n, and that will change the entire course of this question. क्वेश्चन के वैसे आंसर्स कैसे मिलेंगे वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, बट इस क्वेश्चन को होमवर्क देते वक्त भी मैंने आपको कहा था n-1 से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आइए एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इसको किस तरह से सॉल्व किया होगा, किस तरह से हमारे आंसर्स यहाँ मैच करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा सोल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम है ईयर जो कि दिया हुआ है, सेकंड कॉलम एक्स आई दिया हुआ है, तीसरा कॉलम वाई आई जो दिया हुआ था वो थोड़ा दूर मैंने प्लॉट किया है। अब आप देख सकते हैं एक्स आई और ईयर को हम लोगों ने यहाँ पे टोटल करा और टोटल करके इसका मीन किया है। ये मीन कैसे आया? सिंपल है, कैलकुलेटर पे प्लीज मेरे साथ कीजिए। 12.4 प्लस 7.2 प्लस 8 प्लस 4.8 plus 0.4. So this is 32.8. 32.8 divided by 5.
32.8 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे जो x मीन निकला है उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। तो यहां पे n यूज होगा, करेक्ट। n माइनस वन कहां यूज होगा, वेरिएंस की कैलकुलेशन में। तो यहां पे अपना मीन आ गया 6.56% x का। सिमिलरली y का भी सेम कैलकुलेशन होगा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उन सारी इंफॉर्मेशन को एड अप कीजिए, समेशन ऑफ y i कीजिए, और वो वैल्यू करने के बाद डिवाइड बाई 5 करने के बाद रिजल्ट आ रहा है माइनस 1.28%। अब यहां थोड़ा सा स्टाइल है काम करने का, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पे जो कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एक्स मीन, तो यहां पे क्या होगा, 12.6 में से माइनस करेंगे 6.56, यू विल गेट 5.84। सिमिलरली यू विल हैव टू डू फॉर 7.2, 7.2 माइनस 6.56, 0.64। एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट यही जब आप वाई आई माइनस वाई मीन बनाने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका जो फिगर है वो पहले से ही माइनस में है, एंड आपको यहां पे भी माइनस करना है। तो नट शेल में ये वैल्यू बार बार ऐड होगी, माइनस नहीं होगी, समझिए। आपको माइनस करना है लेकिन ये वैल्यू खुद ब खुद में माइनस है पहले से, करेक्ट। सो माइनस माइनस मिला करके हो जाते हैं प्लस, यानी आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उस ऑब्जर्वेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा 1.28। when we will add 1.28 to minus 19, that will become 17.72। similarly 23.4 में माइनस जो दिया हुआ उसमें ऐड करेंगे 1.28, it will become 22.12 माइनस में। देन आप देख सकते हैं 27.6 में ऐड किया गया है, इसमें भी ऐड किया और इसमें भी ऐड किया है। तो हर जगह ये 1.28 को ऐड करने के बाद में एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन दोनों आ गया। दोनों का स्क्वायरिंग भी करें क्योंकि हमको तो चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके लिए चाहिए वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए आप देखिए स्क्वायर करने के बाद में टोटल किया, सो वी हैव गॉट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज 77.63। इसको डिवाइड करते वक्त n माइनस 1 से किया गया, अंडर रूट इसलिए लगाया गया क्योंकि हमको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस नहीं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट ऑफ 75.63 डिवाइड बाई 4, रिजल्ट आ गया 4.41। सिमिलरली आपका वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर का समेशन इज 2135.49, so divided by 4 और उसके बाद अंडर रूट, you will get your standard deviation for this question as well। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 अपने लिए, और ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसको होमवर्क के तौर पे मैंने दिया था। इट हैज बीन थॉरोली डिस्कस्ड एंड मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कोई और समस्या नहीं होगी। आंसर्स हैव बीन मैच्ड एज वेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, विल मूव इनटू क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। मुझे पता है अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, बट वी विल फर्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 6, देन वी विल जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? आ जाइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 को जरा एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को ये बोला है दैट देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए कंपनी बी। इसके अलावा मार्केट का भी आपके पास इंफॉर्मेशन है फॉर द लास्ट 5 years। यू हैव टू कैलकुलेट बीटा फॉर ए एंड बी। मुझे पता है यार, हम लोग ना बहुत, मतलब अभी शुरू ही हुआ है एसएफएम, करेक्ट। तो अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इसलिए मेरा भी ड्यूटी बनता है कि मैं आपको फॉर्मूले थोड़े थोड़े ना बीच बीच में याद दिलाता रहूं। तो यहां पे देखो जो फॉर्मूला बनेगा ना बीटा का, तो बीटा बेसिकली होता है मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट, ठीक है ना। सो बीटा हमेशा किसी भी सिक्योरिटी का और मार्केट का रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। तो दिस विल बी बीटा ए ऑफ द मार्केट एंड बीटा बी एंड मार्केट, ठीक है ना। सो एक बार बीटा ए निकलेगा, एक बार बीटा बी निकलेगा। जब बीटा ए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा भैया, उस समय हम लेंगे कोवेरियंस बिटवीन ए एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट, ठीक है ना। वेरियंस को हम सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं, सो यू कैन राइट दैट एज वेल। सिमिलरली जब हम बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे देन वी विल बी टेकिंग कोवेरियंस ऑफ बी एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। वेरियंस ऑफ मार्केट को आप यहां देख सकते हैं, मैंने स्क्वायर सिग्मा एम का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। सो ये भी इक्विवेलेंट टू वेरियंस ऑफ मार्केट होगा। जाहिर सी बात है ये सब कैलकुलेशन हम करने जाएंगे, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। और वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इट विल टेक सर्टेन स्पेस, इतनी स्पेस शायद हमारे पास नहीं होगी। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम पहले कंपनी ए और मार्केट की इंफॉर्मेशन को एक टेबल में पुट कर सकते हैं एंड देन वी कैन पुट कंपनी बी एंड मार्केट अगेन इन द टेबल। इस तरह से काम करने से काम आसान होगा, फास्टर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हमें कोवेरियंस और वेरियंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट्स फाइंड दैट आउट।
आ जाइए प्लीज, अपनी कॉपी में लिखिए प्लीज, सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 6। Solution to illustration number 6. Computation of beta for company A. Computation of beta for company A. करेक्ट, पहले कंपनी ए के लिए कर लेते हैं। तो यहां पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले हमें कॉलम बनाना पड़ेगा ईयर। ईयर के साथ में हमें चाहिए कंपनी ए का इंफॉर्मेशन, सो दैट विल बी ए आई। वी नीड इंफॉर्मेशन फॉर एम आई, सो मार्केट की इंफॉर्मेशन भी हो गई। देन वी नीड ए आई माइनस ए मीन। हमें चाहिए एम आई माइनस एम मीन। हमें एम आई माइनस एम मीन का स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि हमें वेरिएंस भी तो चाहिए ना। एंड फिर हमें चाहिए ए आई माइनस ए मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन। कोवेरियंस के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए। टोटल हमारे कॉलम यहां पे बन रहे हैं 7। टोटल 7 कॉलम्स आर हियर, प्लीज लिख लें। हियर ए आई माइनस ए मीन, एम आई माइनस एम मीन, एम आई माइनस एम मीन का स्क्वायर, एंड फाइनली ए आई माइनस ए मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन। आज ये इंफॉर्मेशन जो जो है हमारे पास प्लॉट कर लेते हैं। ईयर में है 1 से लेकर के 5। ए आई की जो इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा ए की इंफॉर्मेशन लेनी है, सो इट इज 16, 8, 13, 14, 19। टोटल कर लेते हैं इसका। ये आ रहा है 70। देयरफॉर ए मीन इज इक्वल टू 70 बाई 5, यानी कि 14। ए मीन इज इक्वल टू 14। क्लियर क्या? परफेक्ट। एम की इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, 12, 14, 13, 12, 14। Is it so? Okay. ग्यारह 65। Therefore, M mean is equal to 65 by 5 and that is equal to 13. अब ध्यान दीजिएगा, हमें कैलकुलेट करना है ए आई माइनस ए मीन। सो ए आई रहा 16, ए मीन है 14, माइनस करेंगे रिजल्ट आएगा 2। यहां रिजल्ट आ रहा है -6, -1, 0 एंड 5। सो द रिजल्ट्स आर 2, -6, -1, 0 एंड 5। अब ऐसे ही हमें एम आई माइनस एम मीन करना है। एम आई इज 12, एम मीन इज 13, -1 आएगा ये पहला वाला, दूसरा वाला +1, तीसरा वाला 0, अगेन -1 एंड वापस +1। स्क्वायरिंग करेंगे तो 1, 1, 0, 1, 1। परफेक्ट। इसका टोटल कर लेते हैं, काम आएगा 4। इसका टोटल है 4, इसका टोटल है 4। अब कोवेरियंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ये जो 4 आया ना, ये क्या है? ये जो 4 आया ये क्या है? दिस इज समेशन ऑफ एम आई माइनस एम मीन होल स्क्वायर। अभी इसको यूज करेंगे। अब आता है ए आई माइनस ए मीन को आपस में मल्टीप्लाई करने का। ए आई माइनस ए मीन एंड एम आई माइनस एम मीन को आपस में मल्टीप्लाई करने का। सो 2 इंटू -1 इज -2, -6, anything into 0 is 0, again 0 and 5. So this is
-3। तो यहां पे हम करने वाले हैं सीधा बीटा ऑफ ए इज इक्वल टू covariance of A and the market divided by variance of the market। फॉर्मूला लिखेंगे summation of AI minus A mean डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है, समेशन ऑफ ए आई माइनस ए मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन डिवाइडेड बाई एन। अब वेरियंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं वो भी मार्केट का, सो समेशन ऑफ एम आई माइनस एम मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। हमारे पास ऑलरेडी इनकी वैल्यूज हैं, ये -3 बाई डेटा 5 एंड ये आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 5। सो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा -0.75। -0.75। हैव अ लुक प्लीज। बीटा का फॉर्मूला बैठाया, बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाई वेरियंस। कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ऑफ ए आई माइनस ए मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन डिवाइडेड बाई एन। बाद बाकी वेरियंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, दोनों को यूज किया, रिजल्ट हमारे सामने है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हुई है, ठीक है, अगर कोई भी तरह की समस्या हुई है तो एक बार मेरे कहने पे कॉपी के लास्ट पेज पे चलो, मेरे साथ 2-3 फॉर्मूले रिवाइज करो, प्लीज प्लीज प्लीज, फटाफट। 2 मिनट लगेगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2-3 फॉर्मूले वापस लिख लो, इससे आपकी और मैं कह सकता हूं एक्यूरेसी बढ़ेगी। करेक्ट, आओ फटाफट लिखो मेरे साथ। एक्स मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, सिंपल मीन के तहत। और एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई हो तो समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। अगर वेटेड एवरेज करना हो, वेटेड एवरेज, तो होता है समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई। फिर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है, सो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन। स्क्वायर क्यों करते हैं, याद आया, प्लस माइनस आपस में एडजस्ट हो जाता है इसलिए उसको स्क्वायर करते हैं, डिवाइड बाई एन। इसी में और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। इसको आपने क्वेश्चन 5 में पढ़ा, इसके बाद आप कहीं नहीं पढ़ोगे। दिस इज द लास्ट टाइम यू हैव रेड दिस फॉर्मूला, डोंट वरी। एंड एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर। कई बच्चे यहां गलती क्या कर देते हैं पता है, वो प्रोबेबिलिटी भी लगाते हैं और फिर डिवाइड बाई एन भी करते हैं, ठीक है, तो वो वैसा नहीं करना है। आपको लेना है पी आई यानी प्रोबेबिलिटी और एक्स आई माइनस एक्स मीन के होल स्क्वायर के कॉलम से मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। सो द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर। इसी के बाद एस डी का फॉर्मूला है, एस डी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन माइनस 1 का भी इसमें फॉर्मूला बन सकता है, और अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई रहे तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर। आप पूछेंगे भैया क्या है ये, तो मैं यही कहूंगा कुछ नहीं, वेरिएंस को अंडर रूट कर देना तो फिर वो बन जाता है एस डी। हमने फॉर्मूला पढ़ा इसके अलावा कोवेरिएंस का। कोवेरिएंस किसी भी दो सिक्योरिटी या किसी भी दो डेटा सेट के बीच में हो सकता है, ये ए बी के बीच में हो सकता है, एक्स वाई के बीच में हो सकता है, डेटा पे डिपेंड करता है। अगर हम कोवेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं ए और बी के बीच में, तो ये वेरिएंस जैसा ही फॉर्मूला दिखता है तो शुरुआत इसकी समेशन से ही होती है। हम लेंगे ए आई माइनस ए मीन, लेकिन इसको स्क्वायर नहीं करके हम यहां यूज करेंगे बी आई माइनस बी मीन।
और फिर डिवाइड बाई n जैसे हो रहा था वैसे होगा। क्लियर? और अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, सो प्रोबेबिलिटी इनटू ai माइनस ए मीन, bi माइनस बी मीन, समेशन। इसके अलावा हमने कोरिलेशन पढ़ा, कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी कैसे निकलता है भैया? सिंपल फॉर्मूला है, कोवेरियंस लें और उसको डिवाइड करें सिग्मा ए सिग्मा बी के प्रोडक्ट से, सिग्मा ए और सिग्मा बी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें कई बार ना। कोवेरियंस का फॉर्मूला भी बना दिया जाता है एज कोरिलेशन बिटवीन ए बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। इसका विशेष ख्याल रखना है, इसका विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया, कुछ नहीं किया। कोरिलेशन में सिग्मा ए सिग्मा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कोवेरियंस भी तो आएगा ना। सो कोवेरियंस का ही और एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है जो कि होता है कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी इंटू सिग्मा ए सिग्मा बी। कोरिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है? यूनिटलेस। कोवेरियंस के बारे में आप और ज्यादा बेहतर जानोगे कि कोवेरियंस की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में फॉल करती है। को रिलेशन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में फॉल करती है और ये यूनिटलेस होता है। अगर आपका कोरिलेशन का रिजल्ट 1 से ज्यादा आ गया मतलब आप गलत किए, -1 से कम आ गया गलत किए, सीधा हिसाब। ये -1 और 1 पे हो सकता है, उसके अंदर की रेंज पे हो सकता है, बट बियॉन्ड दैट नहीं होगा। इसके अलावा हमने बीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा था। भैया क्या था बीटा का फॉर्मूला? तो भाई बीटा का जो फॉर्मूला था वो था कोवेरियंस ऑफ एसेट एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। करेक्ट? तो बीटा जो होता है वो किसी एसेट और मार्केट के बीच का होता है। तो आप इसके लिए जो इसका न्यूमरेटर है उसमें लेंगे कोवेरियंस ऑफ द एसेट एंड द मार्केट एंड वी विल डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। इस चीज को हमने प्रैक्टिस किया है अभी एंड यहां पे बीटा कैलकुलेट भी कर लिया है फॉर ए, कंपनी ए। अब ऐसे ही कंपनी बी के लिए भी कैलकुलेशन करना है। तो आइए फटाफट करते हैं। अब अपनी कॉपी में वापस बिगिनिंग में आ जाओ जहां पे अपने सवाल कर रहे थे। कंप्यूटेशन ऑफ बीटा फॉर सिक्योरिटी या कंपनी जो भी आप लिख रहे थे बी। इसमें कॉलम बनेंगे अपने वापस ईयर, अब की बार बी आई का कॉलम बनेगा। एम आई का कॉलम मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन पहले से है। पर बी आई माइनस बी मीन का तो बनेगा। ऐसे ही एम आई माइनस एम मीन का वैल्यू लिख लो। करेक्ट? एंड फिर कॉलम बना लो बी आई माइनस बी मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन। बाकी सब हमें पता है। आइए जी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ईयर तो 1 से लेकर के 5 है, नॉट अ प्रॉब्लम। बी की वैल्यू दी हुई है 14, 17, 15, 20, 19। टोटल कर लेते हैं। $85 आया। 85 डिवाइडेड बाई 5 बी मीन आ जाएगा। सो बी मीन इज इक्वल टू 85 बाई 5, 17। So this will be -3, 0, 2, -2 actually, 3, and this will be 2. 9, 0, 4, 9, 4 total. गलती की ना, ये तो एम आई माइनस एम मीन हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वहीं से ले लेंगे। एम आई माइनस एम मीन इज ओके, इजी नंबर्स हैं।
-1 1 0 -1 1। ओके, हमें बी आई माइनस बी मीन के स्क्वायर की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहे हैं हम स्क्वायर। इसका टोटल सिर्फ 2 आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है सिर्फ 2। बीटा फॉर कंपनी बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ बी एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। सो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन ऑफ बी आई माइनस बी मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ द मार्केट। वेरियंस ऑफ द मार्केट की इंफॉर्मेशन हमें पहले से मालूम है। वेरियंस ऑफ द मार्केट हमारा आया था 4/5, करेक्ट। सो बस इसी वैल्यू को हम ले लेंगे। सो दिस विल बी 2/5 बाई 4/5 2/4 यानी कि 0.50 0.50। सो बीटा फॉर कंपनी बी इज इक्वल टू 0.50। डाउट्स होने पे प्लीज पूछे। दोनों रिजल्ट्स आ गए, दोनों के बीटा आ चुके हैं हमारे पास। यही पूछा गया था सवाल में। सवाल में पूछा गया था बीटा कैलकुलेट करो फॉर बोथ ए एंड बी। वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। चलिए अब बारी है इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने की। बिफोर वी गेट इनटू इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिखाऊंगा बाद में लेकिन अभी डिस्कस कर रहा हूं। किसी भी स्टॉक को अगर आप 1 साल होल्ड करते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो मैंने कोई शेयर 100 रुपए दे करके खरीदा, कब? 0 पे। 0 पे मतलब मान लेते हैं आज। 1 साल बाद मुझे उस पर 5 रुपए का डिविडेंड आ गया, 5 रुपीज का डिविडेंड आ गया, और मैं इस शेयर को 105 रुपए में बेच भी पाया। ध्यान दीजिएगा फिर से, मैंने 100 रुपए में ये शेयर खरीदा, मुझे 1 साल बाद इस पे डिविडेंड आया 5 रुपए का। अच्छा, ये डिविडेंड कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि डिविडेंड हमेशा ईयर 1 के एंड पे आएगा। अगर कहीं बीच में भी डिविडेंड आ जाए तो भी हम यही मानते हैं कि ईयर के एंड पे ही हमको वो मिलेगा। ये सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं। तो हो सकता है 3 महीने बाद ही आपको 5 रुपए का डिविडेंड आ जाए, तो भी हम क्या मानेंगे कि ये मिला हमको एंड में। इसके अलावा 1 साल बाद ये शेयर का दाम चल रहा है 105 रुपए। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कितने परसेंट का फायदा हुआ। तो देखो ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना। हमने 100 रुपए लगाए आज के दिन, और हमें पहले साल के अंत में जाकर के 5 रुपए के डिविडेंड और शेयर बेचने को मिल रहा है 105 पे, तो हमें टेक्निकली 110 रुपीज मिल रहे हैं। सो 100 रुपीज लगाना और 110 पाना, बच्चा बच्चा जानता है कि ये 10% का रिटर्न है। दिस रिटर्न इज ऑफ 10%। बट मुझे जानना है कि हमने ये कैलकुलेट किया कैसे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये किया होगा कि भैया 5 रुपए का, या शेयर प्राइस हो गया 105, ठीक है। 5 रुपए का डिविडेंड भी मिला और हमने इसको खरीदा ही था 100 रुपए में, तो हमको फायदा हुआ 10 रुपए का। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे? 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। सो ये रिजल्ट आएगा 10/100 इंटू 100, 10% इज इक्वल टू 10%, करेक्ट। अब यहां पे ये 105 क्या था? ये था P1। कैसे आया P1 भैया? क्योंकि ये प्राइस है और कब है? 1 पे है।
सो दिस बिकम्स P1। ये पांचवा भैया क्या है, ये है D1 क्योंकि ये डिविडेंड है। कब मिला, 1 साल बाद, तो ये हो गया D1। हमने कितने रुपए खर्च किए थे भैया, 100 रुपए। कब खर्च किए थे भैया, 0 पे, तो ये है P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। सो देखा जाए तो रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमको अगर फर्स्ट ईयर का रिटर्न चाहिए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। बहुत सोच समझ करके एक्नॉलेज करो इस बात को कि क्या ये सच में हो रहा होगा क्या। आपने शेयर खरीदा P0 दे करके, सो दैट वाज एन आउटफ्लो, माइनस में लिखा है। आपको शेयर बेचने पे P1 मिलेगा, प्लस में लिखा है, D1 मिलेगा, प्लस में लिखा है। सो P1 D1 दोनों प्लस में, P0 माइनस में, आपका टोटल गेन आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट विच वाज P0। अब इसी तरह अगर मैं आपसे सेकेंड ईयर का रिटर्न पूछूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा P2 प्लस D2 माइनस P1। क्योंकि अब मैं आपको सेकेंड ईयर का रिटर्न पूछ रहा हूं तो आप 1 और 2 के बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड विल बी नोन एज P1, price at the end will be P2, and any dividend received at the end of this period will be D2. So formula will become P2 plus D2 minus P1 again divided by P1 into 100। क्या ये आसान है, आसान है? हाँ भैया आसान है, बहुत इजी है। हमारा टर्मिनल वैल्यू, डिविडेंड, उसमें से माइनस किया इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू 100। इस चीज का यूज लगने वाला है, काम आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। हालांकि ये मैं कैटेगरी 2 में आपको लिखवाऊंगा। इसे हम कहते हैं HPR यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, बहुत कुछ सीखना है, लिखेंगे भी आराम से कॉपी में, बट फिलहाल ये यूज आने वाला है, इसलिए एक बार इसको देख लेना बनता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, जो कि इस पूरी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन सवाल है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से बना लिया, आप समझ लो आपको ये पूरी कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई। एंड यस, आप ठीक सुन रहे हो, ये कैटेगरी यहां फिनिश हो जाएगी तो यू कैन फील हैप्पी अबाउट इट कि ये कैटेगरी फिनिश हो गई। 10% ऑफ दिस चैप्टर कुड बी कंसिडर्ड एज ओवर विथ दिस लास्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे सामने रखी गई है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन फॉर एक्स कंपनी लिमिटेड, जिसने इन्वेस्ट किया 1/4/2020 को। किधर किधर इन्वेस्ट किया, दो कंपनियों में, एक है डी, एक है जी। ठीक है, दो कंपनियों में इस कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किए। डी का 1000 शेयर खरीदा, एक एक शेयर 10-10 रुपए की फेस वैल्यू का था, लेकिन उसको खरीदने के लिए 20,000 रुपए लग गए। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, सिंपल है, आपने इसके लिए 20 रुपए पर शेयर दिए हैं, सो दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 मिनट, 10 रुपए के शेयर का 20 क्यों दे रहे हैं? तो यार फेस वैल्यू पे शेयर ट्रेड नहीं होते, फेस वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड होते हैं, और ये 10 रुपए का शेयर बाजार में 20 रुपए का मिल रहा था। So we have yes paid extra for reserves and surplus। तो यहाँ पे क्लियरली 20 रुपए शेयर हमने चुकाए हैं एंड 1000 शेयर खरीदने के लिए 20,000 रुपए लग गए। ऐसे ही कंपनी जी है, कंपनी जी में 500 शेयर्स हैं, ये शेयर सिर्फ 1-1 रुपए के हैं, सो इसका फेस वैल्यू इज ओनली 1 रुपी ईच। इन शेयरों को हमने खरीदा 15,000 रुपए लगा करके, सो 15,000 डिवाइडेड बाई 500, यहां पे जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो है 30 रुपी पर शेयर। आपने ये भी ठीक सुना, 1 रुपए का शेयर है, लेकिन आपने इसको बाजार में 30 रुपए दे करके खरीदा है। क्या ये हो सकता है? एकदम हो सकता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में ऐसे कितने ही शेयर्स मिल जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपए है, लेकिन उनके प्राइसेस 3-4-5 हजार चल रहे हैं। भैया होता है ऐसा, सच में एकदम होता है। वक्त मिलेगा दिखाऊंगा आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जहां पे फेस वैल्यू और प्राइस में गजब का डिस्कनेक्ट आपको मैं शो करूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी इससे आगे बढ़ते हैं। आइए जी, अब यहां पे
बोला है कि सितंबर के महीने में, अरे भैया हमने खरीदा कब था, हमने खरीदा अप्रैल में, सितंबर में 10% का डिविडेंड आया डी लिमिटेड में। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है भैया? वो इसलिए है क्योंकि डिविडेंड के आगे एक परसेंटेज मेंशन किया है। इंटरमीडिएट लेवल से वैसे मैं सिखाते हुए आ रहा हूं कि डिविडेंड ना 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो उसमें परसेंटेज के बाद एक वर्ड यूज करते हैं पे आउट, या फिर सिर्फ उसमें परसेंटेज वर्ड यूज करते हैं, या फिर परसेंटेज के बाद एक वर्ड यूज करते हैं यील्ड। ये तीनों के मायने अलग अलग हो जाते हैं। अगर सवाल में डिविडेंड परसेंटेज पे आउट पे लिखा हुआ आए तो आप इसको कैलकुलेट करते हो ईपीएस पे। अगर सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ रहे तो आप इसको कैलकुलेट करते हो फेस वैल्यू पे, और परसेंटेज यील्ड लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको कैलकुलेट करते हो करंट मार्केट प्राइस पे। तो इंप्लीकेशन बदल जाते हैं। यहां पे भी डिविडेंड कोई तो तरीके से मेंशन किया हुआ है, वो तरीका है सिर्फ परसेंटेज का। आप देख सकते हैं यहां लिखा है 10%। क्या 10% के बाद पे आउट या फिर यील्ड वर्ड लिखा? जवाब है नहीं, सिर्फ भैया 10% डिविडेंड लिखा है, तो किस पे कैलकुलेट करें? बच्चे कई बार इधर उलझते हैं, बोलते हैं शेयर प्राइस पे कर दे क्या? गलत। बच्चे सोचते हैं कि भैया फेस वैल्यू पे कर दे क्या? सही। 10 रुपए की फेस वैल्यू, उस पे 10% का डिविडेंड, यानी डी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 1 रुपए का। 1 रुपए कैसे आया? 10 रुपीज फेस वैल्यू था, उसका 10% होता है 1 रुपी। अब यहां पे आपके माइंड में आएगा भैया D1 का को लिख दिया, पूरा 1 साल तो बीता ही नहीं, ये तो सितंबर में ही आ गया डिविडेंड। आई डोंट केयर, मेरा साल शुरू हुआ अप्रैल में, अप्रैल के बाद कभी भी डिविडेंड आएगा मैं यही मानूंगा मार्च में आया। सो आई विल ट्रीट इट एज अ D1। Yes, you have heard it right. I will treat it as D1. So मेरा D1 for D limited will be 1 rupee. अभी जी की बातें यहां शुरू हुई है, मैं चाहता हूं जी से हम थोड़े दूर रहें। हम फिलहाल डी के बारे में ही बात कर रहे हैं। डी के एक एक शेयर को हमने 20 रुपए देके खरीदा और उस 20 रुपए के शेयर पे हमको D1 मिला 1 रुपए का। इसके अलावा बोला 31 मार्च को 31 मार्च 2021 यानी आफ्टर कंप्लीटिंग एंटायर 1 ईयर शेयर प्राइस वाज 22 रुपीज फॉर डी लिमिटेड। अब आई ना बात सामने, भैया हमको पता है कि हमने किस भाव पे शेयर को खरीदा, हमने खरीदा 20 रुपए पे, सो दैट इज P0। हमने इस शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड अचीव किया। ये 1 रुपया कैसे आया? 10 rupees face value into 10%, 1 rupee is dividend. This dividend is also assumed to be have received after year 1. So that is D1. एंड 1 साल बाद इस शेयर को हमने बेचा है 22 रुपीज में, या फिर कम से कम मार्केट में तो दाम उसका 22 रुपीज था। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ P1 प्लस D1 माइनस P0 होल डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। जो भी रिजल्ट आएगा आ जाएगा। वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डी लिमिटेड। अब इसी तरह जी लिमिटेड की बात करते हैं। जी लिमिटेड के एक एक शेयर को आपने 30 रुपए में खरीदा, जबकि इसकी फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपए थी। अक्टूबर के महीने में एक 30% डिविडेंड जी लिमिटेड ने अनाउंस किया। नाउ दिस 30% इज वेरी लेस अमाउंट। क्यों? क्योंकि इसका फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपए है। सो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे 30% का डिविडेंड कॉल हो भी गया तो ये सिर्फ 30 पैसे का डिविडेंड है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, दिस इज गोइंग टू बी 30 पैसे फॉर जी लिमिटेड। और बाद में इसका शेयर 31 मार्च को 29 रुपीज में फ्लोट कर रहा था। तो हमें P0 भी मालूम, P1 भी मालूम, D1 भी मालूम। सो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट रिटर्न फॉर जी लिमिटेड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट ईयर। यहां तक फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है भैया? पहले पैराग्राफ में फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है। 1/4/2021 को, अब 1/4/2021 हो गया सेकेंड ईयर की शुरुआत। एडवाइजर्स ने इंडिकेट यह किया कि डी लिमिटेड और जी लिमिटेड अगले साल के अंत तक आपको 20% एंड 35% का रेस्पेक्टिव डिविडेंड देगी। नाउ व्हाट इज दिस? अगेन सिंपल है, डी लिमिटेड 20% का डिविडेंड देगी। कितने रुपए पे अप्लाई करें? फेस वैल्यू पे 10 रुपीज। सो 10 रुपीज का 20% होता है 2 रुपए का डिविडेंड। यानी एडवाइजर को ऐसा लग रहा है
कि अगले साल डी लिमिटेड 1 रुपए की जगह 2 रुपए का डिविडेंड देगी, विच इज अ गुड अमाउंट। कंपनी जी जो है, जी लिमिटेड, वो 35% का डिविडेंड देगी ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपी। सो 30 पैसे का जो डिविडेंड लास्ट ईयर था, नेक्स्ट ईयर 35 पैसे का डिविडेंड आएगा, 0.35 का डिविडेंड आएगा। विल यूज दैट एज D2। आपको इसके अलावा प्राइस जो 31 मार्च 2022 में होगा, यानी 2 साल बाद का जो प्राइस होगा, वो सीधा सीधा ना दे करके प्रोबेबिलिटी और प्राइसेस दिया हुआ है। ये हमें आता है भैया, यहां पे प्रोबेबिलिटी दिया, प्राइस दिया, तो हमसे क्या चाहता है, एवरेज निकालने का ट्राई करवाना चाहता है। फॉर्मूला हमें पता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। सो विल बी एबल टू डू दैट कैलकुलेशन एंड हम यहां एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकाल पाएंगे। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस आने पे, डिविडेंड आने पे, और हमारे पास ऑलरेडी P1 इनका है, तो हम इसका सेकेंड ईयर का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे यही पूछा है, हमको एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बोला है फॉर 31 मार्च 2021, हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट फॉर ईयर 2021 हमें एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न पूछा है। भैया एक्सपेक्टेड क्यों पूछा? क्योंकि ईयर 1 की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी हो चुका है, बीत चुका है। पर ईयर 2 में जो होगा वो सारा प्रोबेबिलिटी का खेला है, यानी अभी तक हुआ नहीं, होगा। क्योंकि होगा इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया, एक्सपेक्टेड। फाइनली हमको बोला कि दोनों का कंपैरेटिव रिस्क एनालिसिस करो और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो दोनों के केस में। बोला है तो करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन वी विल कैलकुलेट एंड वी विल फाइंड आउट कि कौन ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। बट बिफोर दैट एक बार थोड़ा सा ना ऐसे ही ट्राई करते हैं शार्पली अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कि क्या आप मात्र डेटा को देख के बता सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा रिस्की शेयर होगा। हिंट दूंगा मैं आपको, हिंट देखिए प्लीज। यहां पे डी लिमिटेड का जो शेयर है वो या तो 22 रुपए हो सकता है, या तो 25, या तो 28, यानी 22, 25, 28। सो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बीच का जो गैप है वो 3 रुपीज का है। क्लियरली दिख रहा है 22 के बीच का और 25 के बीच का गैप है 3 रुपीज, एंड वैसे ही 25 और 28 में भी गैप है 3 रुपीज का। सो द गैप इन डी लिमिटेड इज 3 रुपीज। जी लिमिटेड के केस में भी शेयर का प्राइस सिंगल नहीं है, अलग अलग अमाउंट है। इट इज 29, 31 एंड 33। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। बट इफ यू लुक एट इट, यहां पे जो गैप है वो सिर्फ 2 का है। तो अगर आप डी लिमिटेड और जी लिमिटेड का सिर्फ डेटा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी लिमिटेड में रिस्क कम है। उसका शेयर प्राइस जो है ना वो ज्यादा इकट्ठा, मतलब क्लोज है एक दूसरे के, ऑल पॉसिबिलिटीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वहीं पे डी लिमिटेड के केस में जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़े दूर है। इसको अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स के साथ आपके सामने रखूं तो कंपनी डी लिमिटेड के केस में डिस्पर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा एंड कंपनी जी लिमिटेड में डिस्पर्शन थोड़ा कम आएगा। वी विल हैव टू प्रूव दिस पॉइंट बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हिच वी विल डू ऑब्वियसली। तो उसके ऊपर हम कमेंट्री करेंगे, दैट विल बी इन पार्ट सी। तब तक के लिए पार्ट ए और पार्ट बी हमें कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं और सारे रिजल्ट्स पता करते हैं। कॉपी में आ जाइए प्लीज। लेट्स राइट डाउन सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। प्लीज राइट डाउन। करेक्ट। यहां पे रश्मि भी यही बोल रही है कि वेरिएंस ऑफ जी लिमिटेड विल बी लेसर देन वेरिएंस ऑफ डी लिमिटेड। क्लियरली एकदम एब्सोल्युटली वही दिख रहा है एंड एकदम सही बोल रहे हो आप रश्मि, वो एकदम वैसा ही होने वाला है। वी विल हैव टू जस्ट प्रूव इट अप। तो आइए करते हैं इसको प्रूव। लिखिए प्लीज। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओके ठीक है, चलो सबसे पहले हमें ए पूछा है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न। अच्छा, पोर्टफोलियो का रिटर्न और पूछा है, तो हमें एक एक शेयर का रिटर्न तो बताना ही है, हमें पोर्टफोलियो का भी रिटर्न बताना है।
आइए कैलकुलेशन दिखाता हूं कैसे होगा। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे यहां पे कंपनी। कंपनी कौन कौन सी? डी और जी। हमने दोनों में इन्वेस्ट कितना कितना किया है? ₹20,000 एंड ₹15,000। तो हमने सब मिला करके इसमें 35,000 इन्वेस्ट किया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कैलकुलेट करवाने वाला हूं वेट। वेट भैया क्यों जरूरत पड़ेगा? अभी पड़ेगा। आपने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किए, क्लियरली दिख रहा है, उसमें से 20,000 रुपए आपने कंपनी डी में डाले। कितने परसेंट हो गए ये? मेरे ख्याल से ये 57% है, तो मैं यहां लिखने वाला हूं 0.57। अगर वो 57 है तो ये फिर 43 हो जाएगा, क्योंकि वेट का रिजल्ट होना चाहिए 1 टोटल। आप वैसे ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 15,000 35,000 का कितना परसेंट होता है? दैट इज 42.86%। राउंड ऑफ करके 43% ले लिया। बात यहां खत्म नहीं होती। हमें फर्स्ट ईयर का इनका रिटर्न कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर के रिटर्न के लिए फॉर्मूला होगा P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। बहुत बड़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने यहां। तो हमें प्राइसेस ऑलरेडी पता है। डी लिमिटेड का 22 रुपए का एक एक शेयर हो जाएगा 1 साल बाद। डिविडेंड इसका 1 रुपए का आया। कैसे आया? 10% ऑफ 10 रुपीज वर्किंग नोट में मैं शो कर दूंगा। और हमने इसको खरीदा था 20 रुपीज में। सो दिस इज 15%। कंपनी जी के केस में 1 साल बाद इसका शेयर प्राइस हो जाएगा 29 रुपीज। इस पे डिविडेंड मात्र 30 पैसे का आया और खरीदा था हमने इसको 30 रुपए में। नुकसान हो गया भाई, अपना अपना नुकसान हो गया। 29.3 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30, ओहो हो, -2.33%। अब मैं करूंगा यहां पे वेट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। इसके पीछे का भी जो भी आपको जिज्ञासा है कि ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, यू विल नो इट ऑल। 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको, ये सारी बातें समझ में आएंगी। हम यहां वेटेड एवरेज करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास वेट्स है, हमारे पास रेट है, करेक्ट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो 0.57 इंटू 15, यह आया 8.55%। सिमिलरली 0.43 इंटू 2.33 माइनस में ऑब्वियसली इज 1.1% ही ले लेते हैं। सो ये आ रहा है 7.55%। दिस इज द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। दिस इज द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। आरपी, आरपी का मतलब हो गया रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, 7.55%। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या है, तो ये कुछ नहीं, ये वेटेड एवरेज ही किया है हमने। हम वेटेड एवरेज करना जानते हैं, क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में और क्लियर होगा। We have just done weighted average. For that we have taken weights, we have taken rate and rate of return, and दोनों को आपस में multiply करके total किया. So the formula that was applied here was summation of WI XI. WI XI formula हमें पहले से मालूम है. We have just applied the formula. यहां थोड़े से वर्किंग नोट दिखा देते हैं. वर्किंग्स में पहला जो हम वर्किंग दिखाएंगे वो होगा डिविडेंड.
डिविडेंड ऑफ डी लिमिटेड इज इक्वल टू 10% इंटू ₹10 पर शेयर, सो दैट इज इक्वल टू ₹1 पर शेयर. बात खत्म. सिमिलरली डिविडेंड ऑफ जी लिमिटेड will be 30% of ₹1 per share, which is the face value. तो ये हो गया 0.3 पर शेयर. बाद बाकी कोई भी चीज यहां पे शो करने की जरूरत नहीं है. बी नंबर कंप्यूट करेंगे. बी नंबर में हमको पूछ रहा है एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न. ओके, अगेन ऑन द पोर्टफोलियो. सो कंप्यूटेशन ऑफ expected average return on portfolio. सेम तरीका, एकदम सेम तरीका. कंपनी ए, सॉरी डीएनजी, कंपनी डीएनजी इन्वेस्टेड एट टी इज इक्वल टू 1. अब ध्यान रखिएगा, आप ये जो कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो ईयर 2 के लिए शुरू हो चुका है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ईयर 1 के एंड पे कितना कितना रुपया आपका इन्वेस्टेड था. अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? आसान है. कंपनी डी के आपके पास 1000 शेयर है और उस दिन इसका 22 रुपए दाम चल रहा था, करेक्ट ना? 22 रुपीज. सो 22,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था इन कंपनी डी. ऐसे ही 500 रुपीज का भाव था, सॉरी 500 शेयर्स जी लिमिटेड का आपने खरीद रखा था, उसका भाव 29 रुपीज चला गया. सो इसकी वैल्यू हो गई 14,500. दोनों को मिला करके 36,500. क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बदल गया तो वेट्स भी बदलेगा. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्यों कैलकुलेट हुआ? फिर से समझो मेरी बात समझो. आप जब ईयर 1 का कैलकुलेशन कर रहे थे तो आप जीरो पे कितना कितना इन्वेस्ट किए थे वो देखे थे, लेकिन जब आप ईयर 2 का कैलकुलेशन करेंगे तो आप 1 यानी 1 साल बाद कितने कितने रुपए आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं. आप जब अपने मनी कंट्रोल का ऐप खोलेंगे तो दिखेगा ना ए, तो उसके बगल में ना 20,000 नहीं लिखा रहेगा. 20,000 में आपने खरीदा था, दैट इज ट्रू, लेकिन अब इसका वैल्यू हो गया है 22,000 रुपए. सिमिलरली कंपनी बी आपने खरीदा होगा 15,000 रुपए में, लेकिन अब इसका वैल्यू हो गया है 14,500 रुपए. आपका नुकसान हुआ इसमें. ठीक है भाई, हुआ तो माना. फिर से वेट्स कैलकुलेट होंगे. 22,000 इन 36,500 इज 60%. अगर वो 60 है तो ये 40 है. वेट आ गया. अब हमें चाहिए R2, करेक्ट. इसके लिए वी विल टेक एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. इसको मैं चाहता तो सिर्फ P2 भी लिख सकता था, चलो आपके लिए आसान कर देता हूं, मैं P2 ही लिखता हूं. P2 प्लस D2 माइनस P1 होल डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100. आपको एकदम भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ये सेम फॉर्मूला आपने R1 के लिए यूज किया था. जब आप R1 निकाल रहे थे तो आपने लिया P1, D1 और P0 उसमें से माइनस किया. यहां पे क्योंकि आप R2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप P1 नहीं P2 लेंगे, D1 नहीं D2 लेंगे, और P0 जो माइनस कर रहे थे उसके जगह P1 माइनस करेंगे. एवरीथिंग इज सिमिलर. P2 कितना कितना होगा वर्किंग नोट में आइडेंटिफाई करेंगे, बट आखिरी कॉलम होगा WIR2. वो कैसे कैलकुलेट होगा अभी देखेंगे. इसके लिए आइए वर्किंग्स करते हैं. एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड एट ईयर एंड 2 P2. इसके लिए हमारे पास है प्रोबेबिलिटी.
हमारे पास है डी लिमिटेड के 3 इंफॉर्मेशन, तो हम एक कॉलम कर लेंगे PIDI। ऐसे ही हमारे पास जी के भी 3 इंफॉर्मेशन है, तो उसका भी एक कॉलम कर लेंगे PIGI। सिंपल है। प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5, 0.3 दिया हुआ है। प्राइस ऑफ डी और जी भी दिया हुआ है। डी का प्राइस है 22 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए। जी का प्राइस दिया हुआ है 29, 31, 33। भैया क्या करना है, मल्टीप्लाई। 0.2 इंटू 22 करेंगे तो ये आ रहा है 4.4, लिखें। 25 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ रहा है 12.5, लिखें। 28 इंटू 0.3 करेंगे तो आ रहा है 8.4, लिखें और टोटल करें। जो आएगा उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस, सो ये आ रहा है 8.4 प्लस 12.5 प्लस 4.4, सो ये आ रहा है 25.3। ऐसे ही जी लिमिटेड के लिए भी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकलेगा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। 29 इंटू 0.2 इज 5.8, 31 इंटू 0.5 इज 15.5, 33 इंटू 0.3 इज 9.90। टोटल कर लेते हैं। 31.20, ये भी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो गया। दोनों के P2 आ चुके हैं हमारे पास। P2 अगर आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा P2 डी लिमिटेड के केस में आया 25.3, यूज करेंगे इसको हम। और जी लिमिटेड के केस में आया 31.2। वी विल यूज दीज इंफॉर्मेशंस। तो ये हुआ 25.3 प्लस डिविडेंड मिलेगा आपकी बार कितना परसेंट, 20%। 20% हो जाएगा 2 रुपए, वर्किंग नोट में दिखाऊंगा कैसे। माइनस ये शेयर का दाम 22 रुपए पहुंच गया था लास्ट ईयर ही। लास्ट ईयर ही ये 22 रुपीज पहुंच गया था। डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100, ये आ रहा है 24.09%। एंड ये होगा 31.2। 31.2 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर का जो डिविडेंड परसेंटेज है वो है 35%। सो दैट विल बी अप्लाइड अगेन ऑन फेस वैल्यू ऑफ जस्ट 1 रुपी। 35 पैसे का डिविडेंड आया, माइनस 29 कीजिएगा। ये कंपनी फर्स्ट ईयर के एंड तक क्या भाव पे पहुंची, 29 पे। सो P1 हैज टू बी टेकन एज 29 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100। ये आ रहा है 8.79%। मल्टीप्लाई कीजिए वेट्स और रिटर्न्स को। सो 24.09 इंटू 0.6, 14.45%, and 8.79 into 0.4, 3.52%, 17.97%, 17.97%। ये होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। आप देखिए यहां पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए, नोटेशंस हालांकि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, पर अगर आप नोटिस करोगे तो अच्छा रहेगा। यहां पे मैंने आरपी लिखा था क्योंकि ये एक्चुअल डेटा था, करेक्ट। बट यहां मैंने ईआरपी लिख दिया क्योंकि ये डेटा प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है। ये डेटा हो सकता है हो, जरूरी नहीं है नहीं भी हो, करेक्ट। इसीलिए यहां पे ईआरपी लिखा, रिजल्ट आ गया 17.97%। आप बोलेंगे भैया बुक में दिया हुआ 18.01, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। ये 18.01 क्यों है, क्योंकि वेट्स जो हमने लिए, हो सकता है ये वेट्स हम 3 डिजिट तक ले तो फर्क पड़ जाए। हमने रिटर्न जो इधर उधर लिया है उसमें फर्क पड़ जाए। ऐसे सुनने में बड़ा दूर लग रहा है, 17-18 तो दूर है, बहुत कम डिफरेंस है इसके बीच में। सो डोंट बी
लॉस्ट इन दिस, आपको कोई जरूरत नहीं है इधर लॉस्ट होने की, एकदम बिंदास आगे बढ़ सकते हैं। डिविडेंड की मुझे वर्किंग नोट शो करनी है, आइए वो शो कर देता हूं। D2 for D limited will be 20% into rupees 10 per share, so that is rupees 2 per share, and D2 for G limited will be 35% of 1 rupee per share, so that will be 0.35 per share। काम खत्म, मतलब ए एंड बी का काम खत्म, सी बाकी है। सी नंबर में हमको बोला है कंपैरेटिव रिस्क एनालिसिस करने के लिए दोनों इन्वेस्टमेंट्स का स्टैंडर्ड डिविएशन इनको चाहिए। ठीक है भाई, करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन। आइए सी नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं डी और जी लिमिटेड के स्टैंडर्ड डेविएशन का। कैसे होगा भैया? पहला कॉलम बनेगा प्रोबेबिलिटी, दूसरा कॉलम बनेगा डी आई। डी आई इज द प्राइसेस ऑफ डी गिवन, ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 22, 25 और 28। वी विल टेक डी आई, देन वी विल टेक अ कॉलम ऑफ डी आई माइनस डी मीन, and then column pi into di minus d mean whole square। हम इतना काम पहले कर चुके हैं, so we'll be able to digest this। इसी तरह gi आएगा, gi माइनस जी मीन आएगा, और आखिर में आएगा pi इंटू जी आई माइनस जी मीन होल स्क्वायर। एकदम फॉर्मूला ड्रिवन है, नथिंग टू वरी, इजी इजी इंफॉर्मेशन है, पुट करते जाए होता जाएगा। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था 0.2, 0.5, 0.3, वी हैव जस्ट एडेड दैट। 22, 25 और 28 शेयर प्राइस भी दिया होता। अब ध्यान दीजिएगा, आप ऑलरेडी डी मीन कैलकुलेट करके बैठे हैं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डी मीन आप कैलकुलेट करके बैठे हैं, एंड दैट वाज आई थिंक 25.3 ऊपर अपने कैलकुलेट किए थे, याद आ रहा है? ये देखो 25.3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, टेंशन क्या चीज का। सो दिस इज 25.3। ऐसे ही जी का रिजल्ट है 29, 31, 33। इसका भी मीन हमें पता है, इसका मीन विल बी 31.2, 31.2। चलो माइनस करना शुरू करते हैं। क्लियर? यह आया -3.3, यह आया ओनली -0.3, एंड यह आया 2.7। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं। 3.3 स्क्वायर, ध्यान दीजिए, रुको रुको, इतना इतना फास्ट नहीं, आराम से। 3.3 माइनस में है, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। स्क्वायर करके रिजल्ट आ रहा है 10.89। वेट अ मिनट, प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करो ना, इनटू 0.2, 2.178। नेक्स्ट 0.3 का स्क्वायर 0.09 आता है, 0.09 इंटू 0.5, 0.045। देन 2.7 का स्क्वायर होता है 7.29 इंटू 0.3, 2.187। सारे फिगर्स प्लस में होंगे, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल कर लेते हैं जी, 4.41।
4.41। इसी तरह जी आई माइनस जी मीन करेंगे, 29 माइनस 31.2 माइनस 2.2, 31 माइनस 31.2 माइनस 0.2, एंड दिस विल बी 1.8। स्क्वायरिंग करते हैं, 2.2 का स्क्वायर होता है 4.84, इनटू प्रोबेबिलिटी भी कीजिएगा, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दैट, 0.968। 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू 0.5, 0.02। 1.8 का स्क्वायर 3.24 होता है, इंटू 0.3, 0.972। 1.96। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिलिमिटेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी आई माइनस डी मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। उस हिसाब से इसका रिजल्ट होगा 4.41 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, थोड़ी गलती की ना, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी वाला लगाना चाहिए था। अभी मैं एन ढूंढ रहा था तभी समझ में आया कि अरे गलती की, फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं, गलती के लिए माफी भाई माफी। समेशन ऑफ पी आई ब्रैकेट में डी आई माइनस डी मीन होल स्क्वायर, करेक्ट। हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, पूरे के पूरी वैल्यू है 4.41, और बस इसका अंडर रूट करना है। ये आ रहा है 2.1%, वैसे रिजल्ट परसेंट में ही आएगा, सो दिस विल बी 2.2%। एंड ऐसे ही एस डी ऑफ जी लिमिटेड आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ पी आई जी आई माइनस जी मीन होल स्क्वायर, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1.96, 1.4%। प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत शानदार, बहुत चुनौतियों भरा एक सवाल था जिसको हमने कंप्लीट किया। एंड इसी के साथ में कैटेगरी 1 हो जाती है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डन ईदर इन क्लास वर्क और होमवर्क। यही हमारा एजेंडा रहने वाला है। हम एसएफएम में पहला तो बुक में ज्यादातर सवाल डाल चुके हैं, और उसके बाद ये भी ट्राई करेंगे कि ज्यादातर सवाल बुक के जो हैं वो कंप्लीट करा भी दिए जाएं, ज्यादातर क्या सारे ही कराने हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव नेचर के होंगे शायद उनको छोड़ करके हम सारे ही बनाएंगे। इस बुक में जितने क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं हर चैप्टर के बाद में। मैं ये वैसे अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जब चैप्टर एंड होगा मैं हर बार बोलूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे। मैं ऑब्वियसली उसके वीडियोस दूंगा आपको, तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक सिर्फ इस वजह से होंगे क्योंकि सीए फाइनल के एसएफएम में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर स्टिल नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन योर मैथ। सीएमए फाइनल में एक दो ऐसे पॉइंट्स है जिन पे टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक है, बट सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड, तो कुछ एडिशनल सम्स आपको मिलेंगे जो कि बुक के भी बियॉन्ड हो जाएंगे। बट तब तक के लिए स्टडी मैट के हर एक क्वेश्चन को हमको करना है। कैटेगरी 1 हम फिनिश कर चुके हैं, सो यस कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब कैटेगरी नंबर 2 में चलेंगे, एंड कैटेगरी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड शुरू होती है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, कैटेगरी 2 एक हेडिंग देंगे, और कैटेगरी 2 में हमको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं आइए वो लिखेंगे। सो प्लीज राइट डाउन कैटेगरी 2।
कैटेगरी टू का जो नाम है वो है पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेशन। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेशन ये है कैटेगरी नंबर 2। आपके माइंड में आएगा ये क्या चीज है भैया, समझाओ। तो देखो बहुत बेसिक है। हम इस पूरी कैटेगरी में सीखने वाले हैं दो चीजें। नंबर 1, किसी भी एसेट का रिटर्न कैसे निकलता है। आर ए का मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑन एन एसेट। इस एसेट का नाम भी क्या है, ए। फिर हमको यह भी सीखना है कि आरपी कैसे निकलता है। आरपी क्या होता है, आरपी इज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। अब आप बोलेंगे भैया क्या है डिफरेंस इन दोनों में, ये समझाओ। तो यार बहुत आसान है। मैं एक इन्वेस्टर हूं, आपको ऑब्वियसली ये डायग्राम्स नहीं बनाने। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने अपने 60% पैसे इक्विटीज में डाल दिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में डाल दिए, और 40% एफडी में डाल दिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा इधर, एफडी में डाल दिए 40% और 60% डाल दिए इक्विटीज में। लेजेंड्स नो कि ये सच नहीं है। लेजेंड जानते हैं कि गौरव भैया ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनके ज्यादातर पैसे इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली। लेकिन ठीक है, थियोरेटिकली तो बात कर ही सकते हैं। इक्विटीज में 60% जो मैंने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं बहुत खराब किया और इक्विटीज में 10% का नुकसान हो गया, हो सकता है। एफडी में मेरे को 6% प्रॉमिस किया था बैंक ने, 6% बैंक ने दे भी दिया। मेरे को अगर कोई पूछेगा कि ये भाई तेरा इक्विटी में क्या आया, तो मैं बोलूंगा -10%। तो जब मेरे से इक्विटी का रिटर्न पूछा जा रहा है, देन यू आर आस्किंग मी आर ए नॉट आर पी। आप मुझसे इक्विटी का रिटर्न पूछ रहे हो, सो दैट इज रिटर्न ऑन एन एसेट। वो एसेट क्लास जो है वो है इक्विटी, तो उसका रिजल्ट होगा -10%। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि फिक्स्ड इनकम यानी कि एफडी में आपका क्या रिटर्न आया भैया, तो मैं बोलूंगा 6%, ये भी आ रहे ही है। दिस इज ऑल्सो रिटर्न ऑन दैट एसेट। पर अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि भैया पोर्टफोलियो पे क्या कमाए, तो अब मुझे इसका एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज करना पॉसिबल है, कैसे? क्योंकि हमें वेट्स मालूम है, हमें रिटर्न्स मालूम है। हमें वेट्स मालूम है, हमें रिटर्न्स मालूम है, हमें डब्ल्यूआई मालूम है, हमें आरआई मालूम है। अरे भाई हो गई ना, बात बन जाएगी यहां से। हमें एवरेज रिटर्न निकालना है। सो एवरेज रिटर्न और रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ डब्ल्यूआई एक्सआई। तो यहां पे एक्सआई की जगह चलो आरआई लिख देता हूं रिटर्न के लिए। तो हमारा 0.60 जो वेट है पहले वाले का, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ -10%, और इसमें हम जोड़ेंगे 0.40 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 6% के साथ। करेक्ट? इसका फाइनल रिजल्ट आएगा -6 और इधर 2.4। ओके, -3.6 आएगा शायद। लेट मी चेक दैट। हाँ, -3.6%। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया इक्विटी में कितना है, मैं बोलूंगा -10। आप मुझे पूछेंगे एफडी में कितना है, मैं बोलूंगा 6। आप पूछेंगे ओवरऑल, तो मैं कहूंगा -3.6%। सो -3.6%, माय डियर फ्रेंड्स, इज द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। हमें यही सीखना है। यही चीज देखो, कैटेगरी का नाम ही क्या था, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेशन। तो हम एसेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वापस उसको रिपीट करेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। तो आइए एक एक करके सारे इसमें फॉर्मूले लिखते हैं। पहला फॉर्मूला प्लीज लिखिए, पहला फॉर्मूला लिखिए प्लीज। रिटर्न ऑन एन एसेट। किसी भी एसेट पे रिटर्न कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यार हमें पहले ही मालूम है। अगर हमारे पास एसेट के पिछले 2, 3, 4, 5 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसका सिंपल एवरेज कर दो। आसान है, देखो ऐसे मान लो ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3। आईटीसी में आपने इन्वेस्ट किया, आईटीसी ने 5% कमाया ईयर 1 में, 6% कमाया ईयर 2 में, 7% कमाया ईयर 3 में। मैं आपसे पूछूं इसकी एवरेज क्या आएगी, तो आप इसकी एवरेज करोगे 5 + 6 + 7 डिवाइड बाई 3 ना, रिजल्ट आएगा 6।
रिजल्ट आएगा 6। तो ये एवरेज कैसे करी? आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो थी रिटर्न की, उसका समेशन किया, डिवाइड किया बाई टोटल नंबर ऑफ इयर्स विच इज 3। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो एक तरीका तो ये है। ये हुआ हिस्टोरिकल एनालिसिस। अगर आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस करो तब तो आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा, आप प्रोबेबिलिटी से ये काम कर सकते हैं। जैसे यहां ईयर दिया हुआ है ना, ईयर के जगह क्या आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई रह सकती थी? जैसे देर इज 20% प्रोबेबिलिटी की आईटीसी में आप 5% कमाओगे, देर इज 50% प्रोबेबिलिटी की आईटीसी में आप 6% कमाओगे, एंड देर इज 30% प्रोबेबिलिटी की आईटीसी में आप 7% कमाओगे। अब यहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी है, यहां पे आपके पास रिटर्न है, जाहिर सी बात है यहां पे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड फॉर्मूले के हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एसेट कैलकुलेट हो सकता है। भैया ये सब क्या सिखा रहे हो? ऑलरेडी हमें पता है, मुझे पता आपको पता है, फिर भी लिखवा रहा हूं, एक जगह पे करवा रहा हूं। और आखिर वाला लिखिए रिटर्न, दिस इज ऑल्सो नोन एज एचपीआर। एचपीआर का फुल फॉर्म वैसे लिखना है तो लिख लो होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब देखो मैं थोड़ा टेक्निकल स्टाइल से पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला इंसान हूं, मुझे पता है कि इस फॉर्मूले को जो मैं लिखाने जा रहा हूं इसको इंस्टीट्यूट एचपीआर कहता है, सीएमए इंस्टीट्यूट इसको एचपीआर कहता है। ये है नहीं, ये है नहीं। टेक्निकली ये फॉर्मूला एचपीआर के नाम पे आपकी बुक में इंट्रोड्यूस्ड है, पढ़ते हैं हम इसको, ऐसे समस्या नहीं है इसमें, लेकिन एचपीआर कुछ और चीज होती है। टेक्निकली एचपीआर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बियॉन्ड अ ईयर एज वेल। मैं समझाता हूं कैसे। आपने एक शेयर खरीदा 0 पे, यानी आज, 1 साल बाद आपने इसको, मान रहे हो आप कि आपने इसको बेचा होगा, तो आज खरीदा 100 रुपए में, 5 रुपए का डिविडेंड आया, 105 पे शेयर बेचा, रिटर्न कैलकुलेट आप कर रहे हो। आपने यहां खुद को फोर्स किया ये सोचने पे कि आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हो फॉर ओनली 1 ईयर, बट व्हाट इफ आई विश टू होल्ड दिस शेयर फॉर 5 इयर्स? मेरी मर्जी भाई, मेरे को इसको 5 साल होल्ड करना है, तब तब इस फॉर्मूले का पूरा वेवलेंथ ही बदल जाएगा। ये अब एच पी आर जो है ना, एच पी आर विल बी नाउ कैलकुलेटेड फॉर 5 इयर्स। इट विल बी नाउ कैलकुलेटेड फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स की कैलकुलेशन में जो हम फॉर्मूला देखेंगे वो फॉर्मूला एकदम सही है, बैठ जाएगा, लेकिन 1 ईयर और 2 ईयर पे फिर वो पूरा डिफरेंस आने लग जाएगा। कैसे? डिटेल में सवाल आएंगे ऐसे, वी विल डिस्कस दिस, कि दोनों का जो सटल डिफरेंस है वो हमें समझना पड़ेगा। सीधा सीधा कहूं तो 1 ईयर का जो रिटर्न होगा वो पर एनम पे डिफाइन होगा, और 5 ईयर वाला डेटा पर एनम पे नहीं होगा। जो रिजल्ट आएगा वो पूरे 5 साल का डेटा होगा। दोनों में डिफरेंसेस होंगे, टेक्निकल डिफरेंसेस होंगे। थ्योरी के टाइम पे और बेहतर कवर करेंगे इस चीज को, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, इजी फॉर्मूला, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। द फॉर्मूला इज P1 प्लस D1 माइनस P0 होल डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। लिख लो, टेक्निकल अभी डिफरेंसेस में मत जाओ, अभी एकदम फॉर्मूला लिखना है। और इनफैक्ट ये सारे फॉर्मूले, हमने जो तीनों फॉर्मूले लिखे हैं ये तीनों हमें पहले से आते थे। आप देख सकते हैं पहले फॉर्मूले में हमने किया सिंपल एवरेज, दूसरे वाले में हमने प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, और तीसरे वाले का जो फॉर्मूला है वो थोड़ी देर पहले सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको अप्लाई भी किया था। तो ये है एसेट पे रिटर्न कैलकुलेट करने के तरीके। अब आएगा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने का। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, सो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो जो है उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आरपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ WI RI। WI RI यानी ये क्या होगा? मान लो 2-3 एसेट्स हैं आपके पास, एक है एसेट A, एक है एसेट B, और एक है एसेट C। तो आपने क्या किया?
आपने ए के रिटर्न को वेट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किया, बी के रिटर्न को वेट ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को किया, एंड इसी तरह एन तक चले जाएंगे अगर एन तक इंफॉर्मेशन रहेगी तो। फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये सेम वही चीज हो रही है जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया था। केओ जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम लेते थे डब्ल्यू ई के ई, डब्ल्यू डी के डी, याद आ रहा है, डब्ल्यू पी के पी, याद आ रहा है ना। बस वो सेम काम यहां पे भी हो रहा है, इसको हम वेटेड एवरेज कह सकते हैं। सो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। ये वेटेड एवरेज है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? परफेक्ट। बस अब लाइन से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों आराम से हो जाएंगे विद द इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। कॉपी में पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है कि अमित ने 10 शेयर लिए थे टीसीएस के। बहुत अच्छी बात है। 1/4/2018 को 30,050 रुपए लगाने के बाद, एक मिनट, एक शेयर की कीमत नहीं है, 10 शेयर जो खरीदे उस पे जो टोटल रुपए लगे वो थे 30,050 रुपए। कंपनी ने डिविडेंड दिया 30 रुपीज पर शेयर का। अमित की सोचो, अमित की, अमित के पास क्या एक शेयर है क्या? नहीं, अमित के पास है 10 शेयर। हर शेयर पे डिविडेंड कितना आया? 30 रुपीज का। तो अमित के पास तो 300 रुपए का डिविडेंड आया, हर शेयर का 30। अमित को मिलेंगे 30 इंटू 10, 300 रुपीज का डिविडेंड। इसके अलावा ये स्टॉक की एक साल बाद, देखो खरीदा था इसने 1/4/2018 को, और 31 मार्च 2019 यानी पूरे एक साल बाद इसकी वैल्यूएशन हमें पता है वो है 34,280। अगेन ये एक शेयर का नहीं है, ये है 10 शेयरों का मिला करके। आपको पूछ रहा है इसका होल्डिंग पीरियड यील्ड बताओ। अब यहां ये जो सवाल इन्होंने पूछा है वो पूछा है होल्डिंग पीरियड यील्ड यानी एचपीआर के लिए, करेक्ट। जबकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक साल का ही आएगा। क्यों एक साल का? क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड ही एक साल है। होल्डिंग पीरियड क्या है? एक साल। अब यही बस थोड़ी सी मुझे ऐसे समस्या लगेगी और आपको भी शायद समस्या आएगी आगे, कि कहीं ना कहीं बच्चे ये ना मान लेंगे कि होल्डिंग पीरियड मतलब ओनली 1 ईयर। नहीं, होल्डिंग पीरियड कैन बी एनीथिंग। ये 5 साल भी हो सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट, ये 5 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तब कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व? आसान है। जितने भी डिविडेंड्स बीच में आएंगे सबको हम क्या मानेंगे? लास्ट में मिले। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 3 साल एक शेयर को होल्ड किया, उसको खरीदा था 100 रुपए में, इस पे डिविडेंड आया 5 रुपए का पहले साल पे, 2 साल पे आया 6 रुपए का डिविडेंड, तीसरे साल पे आया 7 रुपए का डिविडेंड, और शेयर बिका 120 रुपए में। ठीक है, यहां पे आप अगर पर एनम का रिटर्न निकालने जाएं तो आपको R1 कैलकुलेट करना होगा, R2 करना होगा और R3 करना होगा, अगर पर ईयर पे करें तो। लेकिन अगर आप इसी का एचपीआर निकालने जाएं तो क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड पूरा 3 साल है तो 3 रेट नहीं निकालनी पड़ेगी, एक ही रेट में आपका काम हो जाएगा। बस एक अजम्पशन लेना होगा। अजम्पशन ये होगा कि ये 5 रुपए आपको फर्स्ट पे नहीं मिले, 3 पे ही मिले हैं। ये 6 रुपए आपको सेकंड पे नहीं मिले, ये कब मिले? 3 पे ही मिले हैं। ये 7 रुपए तो खैर 3 पे ही मिले। तो सब मिलाकर के आप यहां पे P1 के जगह क्या यूज करेंगे? 120। D1 के जगह क्या यूज करेंगे? 5 + 6 + 7, सब मिलाकर के ये हो रहा है आपका 18 रुपए, करेक्ट। एंड फाइनली आप इसमें से माइनस करोगे आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए। सो दिस विल बी 138 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है 38%। अब इसके क्या मायने हो जाएंगे? इसका मतलब ये होगा कि आपने इस शेयर को 3 साल खरीद के रखा, तब जाकर के आपको 38% का रिटर्न आया। इसको पर एनम बोलना बहुत बड़ी गलती होगी। दिस इज नॉट पर एनम, ये पर एनम है ही नहीं।
आपको 38% का जो रिटर्न दिख रहा है, ये रिटर्न आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, और आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल नहीं बल्कि 3 साल है, तो इसको पर एनम नहीं बोल सकते आप। ये है होल्डिंग पीरियड रिटर्न के पीछे का जो रहस्य है, या फिर जो भी मैं कह सकता हूं टेक्निकलिटी, वो यही है। बच्चे इस पे पर एनम जब लिख देते हैं तो नंबर कट जाते हैं। खैर, इस तरह के जब सवाल आएंगे तब हम इसको थोड़ा ध्यान देंगे। अभी फिलहाल इस सवाल में तो आसान है, 1 ही साल की इंफॉर्मेशन है, तो कल को गलती से आपने पर एनम लिख भी दिया तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आइए जी, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत आसान। लिखिए प्लीज, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, आप होल्डिंग पीरियड यील्ड भी लिखे तो एक ही चीज है, इज इक्वल टू P1 प्लस D1 माइनस P0 divided by P0 into 100. Here P1 is equal to share price at 31/3/2019 ये निकलेगा कैसे भैया? बहुत आसान है। आपका टोटल जो वैल्यूएशन है वो है 34,280 रुपीज का, जिसमें 10 शेयर्स हैं, करेक्ट? तो हर शेयर का कीमत मिल गया, दैट विल बी 3,428 रुपीज पर शेयर, ऑब्वियसली। D1 is डिविडेंड पर शेयर। भैया ये कैसे पता चलेगा? ये पता करना भी नहीं है, दिया हुआ है, चुपचाप लिख लेंगे 30 रुपीज पर शेयर, ₹30 पर शेयर। P0 चाहिए, शेयर प्राइस एट 01/04/2018, 2018 1 अप्रैल को क्या भाव चल रहा था भैया? टोटल पता है हमें, तो टोटल लिखो 30,050, 10 शेयर के, तो हर शेयर का कितना हुआ? 3,005 रुपए, 3,005 रुपए, बस काम आसान। Therefore HPR is equal to 3428 plus 30 minus 3005 divided by 3005 into 100। सॉल्व कर लेते हैं। %15.07। अब पर एनम मत लिखना, पर कल को गलती से अगर आपने इस सवाल में पर एनम लिख भी दिया तो ये सवाल तो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 साल का ही सवाल था। अगर ये 2 साल का सवाल होता तो गलत हो जाता। अब बोले भैया इतना सा करने का क्या नंबर कटेगा? एकदम कटेगा बॉस, एकदम कटेगा। आप पर एनम लिखो, इंस्ट्रक्टर तो इसी चीज के इंतजार में है ना, कि पर एनम लिख ले आप, और अगर आप लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। 15.07% is the answer for HPR। क्वेश्चन नंबर 7 is done। शुरू होते ही खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। solution to illustration number 8। 7 के बाद 8 की बारी है, सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब मैं सवाल पढ़ता हूं उसमें आपसे भी ये गुजारिश रहेगी मेरी कि आप भी एक बार सवाल जरूर पढ़ें, एक बार पूरे सवाल को खुद से रीड करें, ट्राई करें इंटरप्रेट करने का किस लेवल पे मैं कर पा रहा हूं। और कल को अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास में पूरा कंट्रोल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिक्टेशन शुरू कर चुका हूं, पॉज करें वीडियो को, खुद से सवाल पढ़े, इंटरप्रेट करें, फिर वापस शुरू करें। और ऑब्वियसली आगे बढ़ा सकते हैं आप तब तक, तो आपके डिक्टेशन के टाइम भी नहीं जाएगा और खुद से भी समझ पाओगे, तो वो एक अच्छी बात है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है 5 पोर्टफोलियोज में। गलत गलत गलत, ये ऐसा नहीं होता है काम। पोर्टफोलियो मैनेजर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं करता, गलत बोला, ये टेक्निकली गलत है। एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन ये पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है? इनफैक्ट इस तरह की स्कीम्स होती है, उसे हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स, ये हम सीखेंगे बाद में। लेकिन
ये यहाँ पे टेक्निकली इनकरेक्ट है, बट ठीक है, बाल की खाल नहीं उतारते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो पोर्टफोलियो वाले ने, पोर्टफोलियो मैनेजर ने पी क्यू आर एस और टी में इन्वेस्टमेंट किया है। किस रेशियो में किया है? 30, 20, 25, 15 एंड 10% रेस्पेक्टिवली में। सबको जोड़िए, 100% आना चाहिए। एक बार करके देख लो। 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10, हाँ हो गया। 100% का जो इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है आपको पता चल गया। वेट्स बेसिकली आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में हर पोर्टफोलियो का रिटर्न भी दिया हुआ है, जो कि है 12, 14, -20, 10 और 9 के बराबर। आपसे पोर्टफोलियो रिटर्न पूछ रहा है, मतलब इससे आसान क्या ही हो सकता है? इससे आसान क्या ही हो सकता है भैया? वेटेड एवरेज करने के मार्क्स देगा। हाँ जी, वेटेड एवरेज करने का कैसे होगा भैया? आइए देखते हैं। आइए जी, कॉपी में शुरुआत करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छे से करवा देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, इसको मैं दो तरीके से करवा देता हूं, ठीक है। पहला तरीका बच्चों के लिए, इट्स फॉर किड्स, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़े से मेच्योर बीइंग्स के लिए। तो आप पहले बच्चों वाला सिस्टम समझ लीजिए, फिर आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहां पे है पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज के नाम है पी क्यू आर एस टी। इनमें कितना कितना आपने इन्वेस्ट किया है? 30% को मैं लिख रहा हूं 0.3, ठीक है। 20% 0.2, 25% 0.25, 15 0.15, 10% 0.10। नेक्स्ट है रिटर्न। रिजल्ट्स परसेंटेज में है, ऊपर लिख दिया, नीचे नहीं लिखेंगे। सो ये है 12, 14, -20, 10, 9। हमें चाहिए WIRI। सो ये आ रहा है 3.60, ये आ रहा है 2.80। ये भी ऑब्वियसली परसेंटेज में ही होगा। ये आ रहा है -5, 1.5 एंड 0.90। प्लीज कैलकुलेशंस कंप्लीट करें। एक माइनस में फिगर था, ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो M+ यूज कर सकते हैं। इधर M+ यूज करने से रिजल्ट फास्टर आएगा। 3.8% आया, इसी को हम रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बोलेंगे, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बोलेंगे। 3.8%। .8% इज कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। आरपी आ गया अपना। भी आप बोल रहे थे इसका थोड़ा सा लेजेंड्स वाला तरीका सिखाएंगे। ऐसा कोई लेजेंड्स वाला तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, ये वेटेड एवरेज के लिए टेबल बनाए बिना भी तो काम हो सकता है ना। तो बिना टेबल के इसको कैसे लिखेंगे? बहुत आसान। आरपी विल बी इक्वल टू, वेट्स दिए हुए हैं ना, वेट्स लेने का, उसका रिटर्न लेने का। सो दिस विल बी 0.30 इंटू 12 प्लस 0.20 इंटू 14, 0.25 इंटू -20, 0.15 इंटू 10, 0.10 इंटू 9। करेक्ट। और इसका रिजल्ट सीधा ही आ जाएगा 3.8%। आप अभी उतना अप्रिशिएट शायद नहीं करोगे इस तरीके को, करेक्ट, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट में ये कितना फायदा करेगा। टेबल बनाना, उसको मेंटेन करके दिखाना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वहीं पे इस तरह से एक सिंगल लाइन पे ये एक्सप्लेनेशन कर पाना अपने आप में बहुत टाइम बचाएगा आपका। दिस इज नॉट न्यू, आप पहले से जानते हो, बस इसका अब आदत डालना है, इसको यूज करने का आदत डालना है। वेटेड एवरेज हर बार जरूरी नहीं है टेबल में ही करना। सो विल बी एबल टू डू दिस वे एज वेल। आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे भी समेशन ऑफ WI/XI ही कर रहे हो, बट इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देंगे तो आराम से ये हो जाएगा। परफेक्ट भैया।
क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ, आगे बढ़े, एकदम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये रहा। हमको रिटर्न कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का, सो ऑब्वियसली वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आरपी। हमें बोला गया है कि हमने टीसीएस में इन्वेस्ट किया 60%, बाकी 40% रिलायंस में किया है। फॉर ऑब्वियस रीजन यार, इतना तो समझ में आता है, टीसीएस में 60 किया तो रिलायंस में 40 किया ना, ठीक है। वी हैव बीन गिवन प्रोबेबिलिस्टिक रिटर्न अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंगली टीसीएस और रिलायंस का भी इंफॉर्मेशन है। जैसे आप देखो, इकोनॉमी अच्छा करेगा, इकोनॉमी ठीक ठाक करेगा, इकोनॉमी खराब करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी हुई है और फिर इनके रिटर्न्स अलग अलग दिए हुए हैं। हमसे पूछ रहा है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, फाइंड आउट ओनली द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, तो हमें सिर्फ पोर्टफोलियो रिटर्न से मतलब है। तो देखो ये आसान है, मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें ऑन टीसीएस, ठीक है, ये पता कर लें। फिर ऐसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें रिलायंस पे, करेक्ट। जब इन दोनों के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ जाएंगे तो हमें इनके वेट्स पता है 60% एंड 40%, मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, आरपी आ जाएगा। फिर से समझो कैसे हो रहा है सब कुछ। देखो मैं आपको विथ फॉर्मूला दिखाता हूं कहां क्या क्या कर रहे होंगे, तब आपको अच्छी ग्रिप आएगी। सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ही नहीं मालूम, टीसीएस पे कितना आएगा, रिलायंस पे कितना आएगा, तो वो चीज पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी एसेट का रिटर्न तो पता करें पहले। एसेट के जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करने के लिए समेशन पी आई आर आई करेंगे, और इसके लिए पी आई आर आई हमारे पास पहले से है तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने को पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आरपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू आई आर आई। तो ये वेट्स भी हमारे पास है, 60% 40% रिटर्न आ चुके होंगे, तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो आइए इसको मेरे ख्याल से इफ यू विश टू कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, ऐसे ही कर लेंगे, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ expected return on TCS and Reliance. Computation or calculation of expected return on TCS and Reliance. तो expected return on TCS is equal to summation of PI RI. सो हमें प्रोबेबिलिटी और उसका रिटर्न पता है। पहली प्रोबेबिलिटी 50%, उसका रिटर्न 16%। दूसरी प्रोबेबिलिटी 40%, रिटर्न 12%। तीसरी प्रोबेबिलिटी 10%, रिटर्न -6%। वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। आप एम प्लस यूज कर सकते हैं, एम प्लस में कंफर्टेबल नहीं है तो पूरा लिख लिख करके कर सकते हैं। सो दिस विल बी 8 प्लस 4.80 माइनस 0.60। सो ये आएगा 8 प्लस 4.8 माइनस 0.6, 12.2%। ऐसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिलायंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला नहीं बदलता है, फॉर्मूला सेम रहता है, वैल्यूज ऑब्वियसली बदलेंगी। प्रोबेबिलिटी 50% पहली वाली दी हुई है, रिलायंस में रिटर्न है 12% का। दूसरी प्रोबेबिलिटी 40%, रिलायंस में रिटर्न 14% का। ये रिलायंस क्या अजीब काम कर रहा है ना इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो खुद अच्छा नहीं कर रहा, इकोनॉमी ठीक ठाक करेगी तो अच्छा कर रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हकीकत में स्टॉक भी ऐसा ही है, ये बात तो ठीक है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 6 प्लस 5.60 माइनस 0.20।
सो दिस विल बी 11.4%। कैलकुलेट कर लो प्लीज, 11.4%। एंड ऐसे ही हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालना है, तो उसके लिए हम लेंगे वेट ऑफ टीसीएस इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टीसीएस प्लस वेट ऑफ रिलायंस इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिलायंस। मैं इतने बड़े बड़े नोटेशन यूज कर रहा हूं, इसका तो ये नहीं है कोई नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, फॉर्मूले वही हैं, बस इसको शोबाजी के लिए थोड़ा सा सुंदर करके दिखाया गया है। सो 60% हमने टीसीएस में लगाया, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12.2% का रिटर्न मिलेगा, एंड हमने 40% लगाया रिलायंस में, जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11.4% का रिटर्न मिलेगा। फाइनल वैल्यू विल बी 12.2 into 0.6 m plus 11.4 into 0.4 m plus MRC 11.88%। 11.88%। आसान, बहुत आसान, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, आसान है ये। परफेक्ट। डाउट्स होने पे प्लीज पूछिए। खैर अभी लाइट चल रही है, अभी 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 तक भैया क्लास में ना मतलब लाइट चल रहा है फ्लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैवी हुए ही नहीं। घबराइए मत, होंगे, क्लास अभी बाकी है, 15-20 मिनट है। मैं जाते जाते एक बॉम्ब जरूर फोड़ूंगा आपके सर पे, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी लग रहा है यार, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल पढ़ेंगे आसान लगेगा। सो आइए शुरुआत कर लेते हैं सॉल्यूशन 2, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो ये अच्छी चीज है कि क्वेश्चन तो लास्ट होगा। सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 10, एंड देयर विल बी नो होमवर्क टुडे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 10। दो स्टॉक है पी और क्यू, दोनों को मिला करके पक्का पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। पी के जो रिटर्न्स हैं और क्यू के जो रिटर्न्स हैं वो पिछले 5 साल के हमको दिए हुए हैं, 2009, 10, 11, 12, 13 के, जो कि रिटर्न्स हमारे सामने हैं। चलो ठीक है, सो वी हैव बीन गिवन विद पी आई क्यू आई। अपने को बोला है कि एवरेज रिटर्न हर एक स्टॉक का निकालो ड्यूरिंग द पीरियड 2009 टू 2013। मतलब मजाक कर रहा है क्या? इतना आसान कुछ हो सकता है सवाल? हमको 5 वैल्यूज दे रहे हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं उसका एवरेज निकाल के दिखाओ। मतलब क्लास, कौन सी क्लास का सवाल है? कहाँ, किधर, ये क्या करना है? सबको जोड़ना है, डिवाइड बाई 5 करना है, यही करना है या करना तो यही है, ठीक है, कर लेंगे, आसान है। फिर बोल रहा है कि आप ये भी अज्यूम करो कि किसी के पास एक पोर्टफोलियो है और उसमें उसने आधा पी खरीद रखा है और आधा क्यू खरीद रखा है, आधा आधा, ठीक है। बोल रहा है कि उसको कितना रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो में मिलेगा हर साल 2009 से लेकर 2013 तक, और उसका एवरेज रिटर्न भी क्या आएगा वो भी बताओ। ओके ठीक है, समझ में आया। अपने को यहां पे सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं पूछा, स्टॉक्स के लिए जो पूछा वो तो इनफैक्ट बहुत आसान है, अभी करके दिखा देता हूं, बहुत आसान है। जो अपने को स्टॉक्स के लिए पूछा वो आसान है, क्या पूछा? एवरेज रिटर्न ना। सबको जोड़ो तो 12.24 माइनस में 12.24 माइनस में प्लस 23.68 प्लस 34.44 प्लस 5.82 प्लस 28.3, सबको जोड़ा 80 आया। 80 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू 16%। ये इसका एवरेज है। ओ आंसर नहीं दिया है, पर ठीक है, देख लेंगे। वैसे ही 7 माइनस मतलब -7 प्लस 25.55 प्लस 44.09 प्लस 2.2 प्लस 20.16, ये आ रहा है 85। 85 डिवाइडेड बाई 5 इज 17%। एवरेज रिटर्न्स आ चुके हैं, जो हमसे पूछा गया था वो कैलकुलेट हो गया। अब हमको बोल रहा है कि पोर्टफोलियो के भी रिटर्न्स बताओ, यानी 2009 के रिटर्न्स बताने हैं पोर्टफोलियो के, विद द अजम्पशन कि आपने आधा पैसा किस में डाला? पी में, और आधा पैसा किस में डाला? क्यू में। आसान है ये कैलकुलेट करना, हम कर लेंगे।
कैसे होगा, कैसे इसकी एक सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन हो सकती है कि भैया इतना ज्यादा ना काम नहीं करना पड़े, छोटे से में एक छोटी टेबल में सारा काम हो जाए। वही इस सवाल की ट्रिक है, इसके अलावा इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। वैसे वो टेबल कैसे बनेगी जिससे आपका काम कम से कम हो, वो जरूर सीखते हैं। आइए कॉपी में, लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए हेडिंग देते हैं बढ़िया, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन या एवरेज रिटर्न ऑन computation of average return on stocks and portfolio। स्टॉक और पोर्टफोलियो दोनों पे एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल टेबल पे। पहला कॉलम बनेगा स्टॉक या फिर पोर्टफोलियो जो भी है, दूसरा कॉलम बनेगा 2009। रुक जाओ अभी, हाँ मुझे कॉपी कर लेने दो अच्छे से। हाँ अब आप कर लो। क्लियर? स्टॉक या फिर पोर्टफोलियो, ईयर 2009 से लेकर ईयर 2013 सारी इंफॉर्मेशन जो दी है कॉपी करनी है हमें। तो आइए शुरुआत करते हैं विथ केपी। केपी मतलब रिटर्न ऑन पी, दिया हुआ है -12.24 कॉपी करो, 23.68 कॉपी करो, एवरेज आया था अपना 16%। क्या 16% का एवरेज आया था? लिख दो यहाँ पे एवरेज, वर्किंग नोट में शो कर देंगे। के क्यू ये 17% आया था। अब यहाँ पे मैं आरपी कैलकुलेट कर रहा हूं और उसका फॉर्मूला भी डिफाइन कर रहा हूं। आरपी इज इक्वल टू 0.50 केपी प्लस 0.50 के क्यू। आराम से सोच लो क्यों हुआ ये। आधा आधा पैसा डाल रहे हो ना आप पी और क्यू में, तो लो जी, जो भी रिटर्न पोर्टफोलियो पी पे है उसका आधा, और जो भी रिटर्न पोर्टफोलियो क्यू पे है उसका आधा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डब्ल्यू आई आर आई, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई आर आई। तो वेट और अपने को रिटर्न चाहिए, रिटर्न दोनों का है, वेट 50-50 है, हर बार 50-50 है, नॉट चेंजिंग एट ऑल। सो विल टेक द एवरेज। सो एवरेज भी कर सकते हो आप इसका, चाहो तो सिंपल एवरेज भी कर सकते हो। 12.24 यार है -9.62%, 23.68 प्लस 25.55 यार है 24.62। मैंने ऑब्वियसली राउंड ऑफ करके लिखा है। 34.44 प्लस 44.09, 39.27, 5.82 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाई 2, 4.01, 28.3 प्लस 20.16 डिवाइडेड बाई 2, 24.323। और अब आप चाहो तो इसकी पूरी एवरेज कर सकते हो। एवरेज करने के बाद यहां पे आएगा 16.5, एवरेज करने के बाद में आएगा 16.5। यहां पे छोटे से नोट्स दे देते हैं। एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई बाई एन। एन यहां पे 5 है।
ठीक है ना। बस डन। एवरेज हो चुका है और सॉल्यूशन भी हो गया। सॉल्यूशन भी आसान था इसका, बड़ा आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो आज के लिए आप लोग को और तंग नहीं करूंगा मैं। मन तो था कि थोड़ा एक बॉम्ब फोड़ दिया जाए, बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में ना पूरी एनर्जी के साथ में आए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में ही देयर वुड बी सर्टेन एक्साइटिंग स्टफ, बहुत एक्साइटिंग स्टफ होगा, थोड़ा टेक्निकल होगा, वो हम शुरू करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट अप इज कैटेगरी नंबर 3। यस, वी हैव डन कैटेगरी 2 एज वेल, सो विल जंप इनटू कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 इज अबाउट पोर्टफोलियो रिस्क एंड दिस इज वेयर द गेम स्टार्ट्स। बट अभी के लिए 2 क्लास हमने पोर्टफोलियो की कंप्लीट कर ली एंड आई होप आपको मजा आ रहा होगा। 10 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, नो होमवर्क फॉर टुडे, सो दैट कॉल्स फॉर एन एंड ऑफ दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। चलो एंजॉय।